नमस्ते सभी को। लैक ऑफ मोटिवेशन आज के ज़माने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। स्पेशली जब आप एकेडमिक्स में हो या आप बहुत यंग हो। मेरे साथ भी ऐसी इश्यू होती थी। जब मैं पीएचडी जॉइन किया था तो शुरू-शुरू में तो बहुत एक्साइटेड था कि बहुत पेपर्स लिखेंगे, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लिखेंगे, ये इस कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश करेंगे, उस जर्नल में पेपर पब्लिश करेंगे। तो बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत जोश था शुरू-शुरू में। बट धीरे-धीरे 1 साल, डेढ़ साल होते-होते सारा मोटिवेशन डाउन होने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि काम कैसे करें। सुपरवाइज़र कहते थे पेपर लिखो, पेपर पब्लिश करो, तुम्हारे दोस्त लोगों का पेपर आ रहा है, तुम्हारा पेपर नहीं आ रहा है। मैं पेपर लिख रहा हूँ, पेपर सेंड कर रहा हूँ, 8-8 महीने, 10-10 महीने से पेपर अंडर रिव्यू है, कोई फीडबैक नहीं आ रहा। कभी कुछ आया तो रिजेक्ट हुआ। तो शुरू-शुरू में ये बहुत प्रॉब्लम रहती है और बहुत हार्ड है इसको मेंटेन करना, क्योंकि पीएचडी, पोस्ट डॉक, रिसर्च जहाँ पे चीज़ें मोनोटोनस होने लगती हैं एक टाइम के बाद, मोटिवेशन लाना बहुत हार्ड होता है। स्पेशली आपके पास पीयर प्रेशर भी होता है, आपके दोस्त लोग, आपके फैमिली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, और आप हो कि पेपर में, रिसर्च क्वेश्चंस में स्टक हो। भाई कैसे सॉल्व करें ऐसे सिचुएशन को? मैंने भी एक्सपीरियंस किया। जब आप नए-नए पीएचडी में आते हो तब तो जोश रहता है, लेकिन जहाँ 2 साल बीता, 2.5 साल बीता, तब तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सैलरी मिल नहीं रही है, सैलरी मिल नहीं रही है मतलब मिल रही है, स्टाइपेंड मिल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, 40,000 के आसपास मिल रही है, चलो ठीक है। लेकिन 40,000 में होगा क्या? और कैसे मेंटेन करें अपनी मोटिवेशन? कैसे बना के रखें कि भाई पेपर लिखना है, पेपर पब्लिश करना है, 5 साल तक अच्छा काम करना है, बहुत हार्ड है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम थी। मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त लोग जिनसे मेरी अच्छी बातचीत होती थी पीएचडी में, इवन जो मेरे सीनियर्स थे, सबके साथ ये प्रॉब्लम था और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, मैंने नोटिस किया और मैंने अपने फ्रेंड सर्कल, कलीग सर्कल में भी नोटिस किया कि भाई सुबह उठना है, जाना है, काम करना है, वापस आना है, मतलब आपको टेम्पलेट लाइफ जीनी है। और इसी मतलब सुबह उठना है, जाना है, काम करना है, आना है, फिर सुबह उठना है, जाना है, मतलब ये आपको रिपीट करते रहना और ये टेम्पलेट लाइफ जीनी है आपको बिना एक्सपेक्टेशन के। और आप एक दिन में, 2 दिन में कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि भाई पीएचडी है, 5 साल लगेगा, पेपर भेजा है तो कम से कम 1 साल बाद रिव्यू आएगा या 8 महीने बाद रिव्यू आएगा। वो भी रिव्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या पता। तो मेंटेन करना ये मोटिवेशन बहुत बड़ा स्ट्रगल है और मोस्ट ऑफ द लोग फेल करने लगते हैं इस मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए। और मैंने स्टैट्स भी देखा कि आउट ऑफ 100 लगभग 35%, 37% लोग पीएचडी ड्रॉप कर देते हैं। उसका जो भी रीजन हो, शायद उनको कोई दूसरी पोजीशन मिल गई हो, कोई दूसरा जॉब मिल गया हो, या फिर उन्हें लग रहा हो कि पीएचडी उनके लिए नहीं है या रिसर्च उनके लिए नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ओवरऑल एकेडमिक्स के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आप एकेडमिक्स में हो तो ये आप रिलेट कर सकते होंगे कि ऐसी चीजें होती हैं। और मैंने जो नोटिस किया कि इसको, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि आपका पीएचडी सुपरवाइजर शायद इतना फ्रेंडली ना हो या फिर आपको इतना मेंटली सपोर्ट ना करे, और फैमिली के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, आप थोड़े से अकेले पड़ जाते हो। कैसे इसको सॉल्व करें, क्या किया जाए? एक तरीका है जो मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होता है, अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि भाई मुझे ये काम करना है, 5 साल तक करना है, भले ही कुछ भी हो। छोटे छोटे गोल सेट करो, 2 महीने के, 3 महीने के। उसके बाद उससे और भी छोटे गोल सेट करो। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं करता था, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त लोग भी करते थे, उनको पता है कि भाई मुझे इस संडे तक, इस सैटरडे तक ये पेपर के ये सेक्शन लिखने हैं, या इस स्टडी का ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, या फिर ये रिव्यू आर्टिकल को मुझे इस दिन के अंदर कंप्लीट करके, रीड करके कंप्लीट कर देना है। इस टाइप के अगर छोटे गोल आप सेटअप कर रहे हो, तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तब आपको पता है कि हाँ, गोल अचीव करना है। अब जो दिमाग है आपका उस गोल अचीव करने में मोनोटोनस कम होने लगेगा। और एक और दूसरा जो स्ट्रेटेजी लोग अपनाते हैं, या मैंने भी अपनाया, कि एक दिन में सिर्फ एक काम मत करो। फॉर एग्जाम्पल, आप 9 बजे अगर आप जा रहे हो ऑफिस, आप 9 बजे से लेकर लंच टाइम तक एक काम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइटिंग का काम कर रहे हो, अगर आप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का काम कर रहे हो, तो वो करो। सेकेंड हाफ में कुछ दूसरा करो। मैं क्या करता था, मैं फर्स्ट हाफ में राइटिंग का काम करता था।
मैं फर्स्ट हाफ में पेपर को राइट करता था, इंट्रोडक्शन, रिलेटेड वर्क जो भी हो, और सेकंड हाफ में मैं एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का काम करता था। या फिर अगर मैं एक्सपेरिमेंट या फिर मेरा काम मशीन लर्निंग से रिलेटेड था, तो एक्सपेरिमेंट करने में टाइम लगता था। ऑफ कोर्स मैं कभी-कभी सेकंड हाफ में जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स है उसको एनालाइज करने में भी स्पेंड करता था। कुछ-कुछ लोग पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा मेरे कुछ सीनियर्स थे, वो क्या करते थे, फर्स्ट हाफ वो लोग रीडिंग के लिए करते थे, मतलब पेपर्स को रीड करना, पेपर्स को एनालाइज करना, उसके सर्वेस को नोट करना या फिर उसकी डेटाबेस बनाना। जो सेकंड हाफ था उसमें वो 2 काम करते थे पैरेलली। फर्स्ट काम अपना राइटिंग का काम, सेकंड काम राइटिंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। मेरे साथ ये है कि मैं पैरेलली 2 काम करने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ। ऑफ कोर्स कर तो सभी लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए मैं एक टाइम पे एक ही काम करता हूँ। तो मैं क्या करता था, सेकंड हाफ में एक्सपेरिमेंट ही करता था। उसको किसी तरह फाइन ट्यून करने के लिए, कैसे एक्सपेरिमेंट को चेंज करने के लिए, कैसे उसको अच्छा करने के लिए, इस पे फोकस करता था। आप चाहे जो भी रूल अपनाओ, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर आपको 5 साल 6 साल आपको रिसर्च कंटिन्यू करना है, सुबह उठना पड़ेगा, आना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बिना डीमोटिवेटेड हुए ये काम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसके ऊपर भी प्रेशर होता है, कभी कभी सुपरवाइजर आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। वो आपको डांट भी सकते हैं, या फिर आपको ये भी कह सकते हैं कि शायद तुमसे ना हो। फिर आपके थॉट, आपके फिर दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये है कि यार गलत रूट चूज कर लिया गया मैंने, या फिर रिसर्च मेरे लिए नहीं है क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ऐसा थॉट बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि ये थॉट अगर आपके मन में आया तब तो फिर प्रॉब्लम है। ये थॉट आ रहा है मतलब चीजें खराब हो रही हैं। और अगर फिर भी ये थॉट आ रहा है तो बात करो, आप अपने सीनियर से बात करो, अपने सुपरवाइजर से फ्रैंकली बात करो कि देखिए प्रोफेसर, मेरे दिमाग में ऐसी चीजें आ रही हैं क्योंकि मेरे से पब्लिश नहीं हो रहा पेपर, या मेरे पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, मेरे को मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, ज्यादा काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सारी चीजें डिस्कस करो, या तो अपने पार्टनर से डिस्कस करो, अपनी फैमिली से डिस्कस करो, या फिर अपने प्रोफेसर से डिस्कस करो, लेकिन डिस्कस जरूर करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डिस्कस करने से चीजें थोड़ी सी कूल डाउन हो जाती हैं, आपको एक मोटिवेशन मिल जाता है। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई फैमिली मेंबर या आपके प्रोफेसर आपको ये इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई छोड़ दे, नहीं होगा तेरे से, प्लीज उनकी कहने की वजह से आप ये सब मत करना। क्योंकि आपको 1000 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, रिसर्च तेरे बस की बात नहीं है। प्लीज ऐसा ऐसा किसी के कहने पे ना करो, ठीक है। आपका लाइफ है, आपको लगता है कि मेरे को रिसर्च करना है, मैं रिसर्च कर सकता हूँ, आई एम अ वेरी गुड रिसर्चर, आई कैन राइट अ गुड पेपर, आई कैन डू अ वेरी गुड एनालिसिस। अगर आपको ये लगता है तो प्लीज कंटिन्यू करो उसको। क्योंकि दुनिया क्या कहती है उससे फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि दुनिया तो बहुत क्रिटिसाइज करेगी आपको। मेन चीजें हैं कि वो जो एक्सटर्नल रिव्यूअर है, जो आपके पेपर को रिव्यू कर रहा है, वो क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो कह रहा है कि तुमने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, मुझे तुम्हारा रिसर्च अच्छा लगा, पेपर बहुत अच्छा लिखा है तुमने, इट्स अ वेरी नाइस साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, इट्स अ वेरी न्यू साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, उसको लेके खुश रहो। क्योंकि मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मेरा पहला पेपर मेजर रिवीजन आया था, तो मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरे पेपर को मेजर रिवीजन मिलेगा। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा एम्बिशियस हो गया था, मैंने एक अच्छे जर्नल में पेपर भेजा था, मेरा फर्स्ट जर्नल पेपर। तो मुझे लगा नहीं था कि मेजर रिवीजन आएगा। बट जब मेजर रिवीजन आया तो ऑफ कोर्स फीडबैक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, मतलब 3 पेज का पूरा फीडबैक मिला था। बट शुरू के जो 2-3 लाइन थे तीनों रिव्यूअर्स के, वो ये लिखे थे कि काम अच्छा है, उनको अच्छा लगा, थोड़ी सी नॉवेल्टी लगी उन्हें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैं जो बिग गन्स हैं रिसर्च के, उनको मैं एटलीस्ट एक लेवल तक सेटिस्फाई कर पाया, जो कि मेरे पेपर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं इस मेजर रिवीजन को एड्रेस करूं, और फिर शायद वो एक्सेप्ट कर ले, और फाइनली वो पेपर एक्सेप्ट हुआ। और मेरे सुपरवाइजर भी बहुत खुश हुए, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मेरा फर्स्ट पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश हो, उसके बाद फिर हम लोग नए वेन्यूज को एम करें। एक और प्रॉब्लम होती है जब इंसान, स्पेशली इंडियंस लोग, हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में किसका पेपर कहाँ पब्लिश हो रहा है, कौन का कितने पेपर्स ला रहा है। तो ये कंपटीशन एक्चुअली रिसर्च में ठीक है, अच्छा है। मैं इस कंपटीशन को खराब नहीं कहता। अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त बहुत अच्छे वेन्यू में पेपर एक्सेप्ट करा रहे हैं और आप नहीं करा पा रहे हो, तो थोड़ा सा कंपटीशन चलना चाहिए।
क्योंकि वो एक्चुअली आपको ना मोटिवेट करता है। वो एक्चुअली आपको थोड़ा-सा ट्रिगर करता है कि भाई वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो अगर टॉप जर्नल में पेपर ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूँ। ये ना कॉम्पिटिशन बना के रखना चाहिए। और अपने स्पेशली अपने पीयर में, अपने दोस्तों में कि भाई तूने कहाँ पेपर भेजा? भाई मैंने इस कॉन्फ्रेंस में भेजा, इसका एक्सेप्टेंस रेट लेस देन 25% है। यार मैं भी भेजूँगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए। आपका पेपर एक्सेप्ट हो, रिजेक्ट हो, प्रेज़ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन अगर आपने कोई बहुत अच्छे वेन्यू को एम किया, जैसे टॉप कॉन्फ्रेंस या टॉप जर्नल को, आपको पता है कि उनका एक्सेप्टेंस रेट 25% है, तो आप पूरी जी तोड़ लगा के पूरा मेहनत करके उसको पॉलिश करके ही भेजोगे। आप ऐसे ही एम्बिशियस होके नहीं भेजोगे, ये आपको भी पता है। क्योंकि आपको पता है कि वो गाली देंगे अगर पेपर अच्छा नहीं है तो। तो कभी-कभी एम्बिशियस होना, कॉम्पिटिटिव होना अच्छी बात है। ये करना चाहिए। स्पेशली रिसर्च में ज़रूर करना चाहिए। और मेरा एक और सजेशन है कि जब आप पेपर भेजो, अपने दोस्तों से भी एक बार क्रिटिकल फीडबैक लो। क्योंकि दोस्त लोग क्या होता है ना कि दोस्त लोग आपको मुंह पे बोल सकते हैं कि भाई देख ये चीजें तेरी सही नहीं लग रही मेरे को, ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्लॉ है, इसको एड्रेस कर सकता है तो कर ले। क्योंकि हम यूजुअली हमें उतना अच्छा नहीं लगता अगर कोई हमारे काम को क्रिटिसाइज करे। ऑफ कोर्स अगर आप क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत रॉयल, ये बहुत मतलब पॉजिटिव थिंग है, पॉजिटिव थॉट है। लेकिन यूजुअली लोग अपने क्रिटिसिज्म को स्पेशली अपने दोस्तों के सामने या फिर स्पेशली लोग अपने क्रिटिसिज्म को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर आप अपना क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करते हो अपने दोस्तों से, मतलब आपके दोस्त लोग आपके पेपर को बता रहे हैं भाई देख ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये पेपर उस लेवल का नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो और उसको सीरियसली लो। उसकी उसको सीरियसली लेके उसको एड्रेस करो, उसके बाद उसको भेजो। क्योंकि क्या है ना कि वो काम जो जर्नल कर रहे हैं, वो काम जो टॉप कॉन्फ्रेंसेस के रिव्यू कर रहे हैं, वो काम फ्री में आपके दोस्त लोग कर रहे हैं। और एक तरह से उसको फर्स्ट इटरेशन समझो रिवीजन का, उसके बाद भेजो। क्योंकि ये ना बहुत अच्छी ट्रिक है, यूजुअली लोग करते नहीं है। करना चाहिए। मैंने ये ट्रेंड फॉलो किया था क्योंकि मेरे सीनियर्स भी ऐसा करते थे। वो लोग एक्चुअली क्या करते थे अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने जूनियर को एक पेपर दे देते थे कि भाई देखिए मेरा पेपर है, तुझे क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। कोई तुमसे एक्सपेक्ट ये नहीं करता कि तुम थॉरली रिव्यू करो, लाइन बाय लाइन रीड करो, कमेंट दो, कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता। एटलीस्ट ग्लांस करो, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और फाइंडिंग्स देखो, उसके बाद फीडबैक दो। इतना तो लोग एक्सपेक्ट करते हो, इतना कर भी देना चाहिए। ये सिर्फ वन डायरेक्शनल ना हो। अगर आपका पेपर किसी ने फीडबैक दिया, आपके दोस्तों ने उसको क्रिटिसाइज किया, तो आपको भी ये करना है। अगर आपका जूनियर है, आपका सीनियर आपको बोला कि भाई ये पेपर मैंने लिखा है, इसको एक बार देख लो, क्या क्या सोचते हो तुम, क्योंकि ये पेपर मैं इस टॉप कॉन्फ्रेंस में या इस जर्नल में भेजना चाह रहा हूँ, तो आपको भी ये सीरियसली करना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत हार्ड होता है कि अपना खुद का इतना सारा काम है, दूसरों का क्या करें, लेकिन कर देना चाहिए क्योंकि साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे दो चीजें होंगी। पहला, आपको भी पता चलेगा कि दूसरे डोमेन में क्या काम हो रहा है, किस क्या स्टैंडर्ड है जिस जिस वेन्यू में वो पेपर भेज रहा है। सेकंड, आपकी भी रिव्यूज, आप कैसे पेपर रिव्यू करते हो इसकी भी इंप्रूवमेंट होगी। आप कैसे पेपर राइट करते हो इसकी भी इंप्रूवमेंट होगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च में। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग अपने पेपर को अच्छे से थॉरली खुद से रीड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे बहुत सारे अपने स्टूडेंट को जानता हूँ कि मैं उनको बोलता हूँ कि तुम मेरे को थीसिस भेज रहे हो, एक बार तुम थॉरली इसको पढ़ो। तुम थॉरली इसको पढ़ो, उनके चैलेंजेस को, उनके इश्यूज को तुम खुद फिगर आउट करो, उसके बाद एड्रेस करो। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड इश्यूज इन योर ओन वर्क। ये बहुत हार्ड होता है। एक्चुअली ये बहुत अच्छी स्किल अगर आप अपने काम में इश्यूज फिगर आउट कर लेते हो तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं कोई भी पेपर अगर मुझे रीड करना है अपना, तो मैं उसका प्रिंट आउट लेता हूँ, हार्ड प्रिंट आउट। थोड़ा सा मैं क्लासिकल हूँ इसीलिए। उसके बाद मैं उसको थॉरली लाइन बाय लाइन खुद से पढ़ता हूँ जब मुझे पेपर सबमिट करना होता है, द फाइनल वर्जन। वैसे तो आप ओवरलीफ में डॉक्यूमेंट में फीडबैक दे सकते हो, लेकिन मुझे अगर अगर फाइनल अपने पेपर को थॉरली रिव्यू करना है तो मैं यही तरीका अपनाता हूँ। और अगर आप किसी दोस्त को भी अपने दोस्त को भी अपना पेपर भेजना चाहते हो, अगर आपका दोस्त आपके पास में है, तो ऑफ कोर्स उसको प्रिंट आउट करके भी दे सकते हो, हार्ड प्रिंट आउट, कि भाई ये ले, ये प्रिंट है, हार्ड कॉपी का तेरे लिए मैंने प्रिंट कर दिया है, तो एक बार से देख ले। शायद आप उसको सॉफ्ट कॉपी भी भेज दो, लेकिन हार्ड कॉपी भी भेज दोगे तो शायद वो आपको
रिटन में एनोटेट कर देगा आपके हार्ड कॉपी पे कि ये देख, ये मैंने सेक्शन पढ़ा तेरा, ये सेक्शन में इश्यूज है। तो ये अगर आप तरीका अपनाओगे तो ऑफ कोर्स चांसेस अच्छे होंगे आपके पेपर एक्सेप्ट होने के। लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता कि पेपर अच्छा लिखा है या नहीं, पेपर एक्सेप्ट होगा या नहीं, क्योंकि पेपर अच्छा है खराब है ये बहुत रिलेटिव टर्म है। बहुत सारे जो रिसर्चर होते हैं उनको लगता है ये पेपर बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन कोई उनसे भी बहुत अच्छा रिसर्चर है तो उसके लिए वो पेपर नॉर्मल जैसा ही साउंड करेगा, तो इट्स वेरी रिलेटिव। तो उस लेवल तक जाने के लिए धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। एक और चीज़ है कि जो पीएचडी में जो मोटिवेशन, नॉट ओनली पीएचडी बट जिस रिसर्च में जो लैक ऑफ मोटिवेशन होता है उसका एक और कारण है पैसा। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है रिसर्च में। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है और मुझे लगता है आगे भी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब यूनिवर्सिटीज में या इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम है। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में एकेडमिक्स में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। मैं यूरोप में हूँ। जब मैं इंडिया में था तो भी बहुत पैसे नहीं थे। यूरोप में भी अगर आप पोस्ट डॉक करते हो या फिर पीएचडी करते हो तो भी रिलेटिवली इतने पैसे नहीं होते हैं। तो पैसा एक बहुत बड़ा इश्यू होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी हो जाती है। उस इश्यू को तो ऑफ कोर्स सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपकी सैलरी तो बढ़ाएगी नहीं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म से आ रही है। तो उस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए किया किया जाए। भाई इस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए एक ही काम कर सकते हैं कि हाँ, अपने आप को थोड़ा सा उस कैपेबल बना लो कि जब मेरा रिसर्च कंप्लीट हो तो मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर रिसर्च पोजीशन पे ज्वाइन कर लूं, ताकि मेरा जो फाइनेंशियल लॉस, नॉट लॉस बट फाइनेंशियल जो मैं पीछे रह गया उसको मैं कंपनसेट कर सकूं। फाइनेंशियल का कोई वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पीएचडी पोस्ट डॉक में हो, रिसर्च पोजीशन में हो, तो आप पैसे के बारे में मत सोचो। आप सिर्फ पेपर्स के बारे में सोचो, आप सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में सोचो, कैसे अपने सीवी को अच्छा कर सकें, कैसे अच्छे वेन्यू में पेपर एक्सेप्ट करा सकें, कैसे नेटवर्क बना सकें। इसी के बारे में सोचना चाहिए मुझे लगता है। पैसे के बारे में एटलीस्ट इन स्टेज पे तो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पैसा एकेडमिक्स में नहीं है। ये एक्चुअली बहुत ये आप कह सकते हो कि बैड ट्रूथ है। उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छी चीज है रिसर्च की, वो क्या, कि आप हमेशा अपडेटेड रहते हो। आप हमेशा नए पेपर्स पढ़ते हो, लोगों को देखते हो कि लोग नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इवन मैं पर्सनली नोटिस कर रहा हूँ कि जो एकेडमिक्स में है उनको एआई, जेन एआई, एजेंटिक एआई के बारे में ज्यादा पता होता है rather देन दुनिया, इवन इंडस्ट्री के लोगों से भी ज्यादा पता होता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के लोग तो स्पेसिफिक टूल पे काम कर रहे हैं या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, बट रिसर्च में लोग पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो हमेशा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने आप को अपडेट रखते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि आप हमेशा लोगों से अपडेटेड रहते हो, स्पेशली टेक्नोलॉजी के मामले में। ये एक ऑफ कोर्स प्लस पॉइंट है। दूसरा एक और प्लस पॉइंट ये है कि लोग आप ये कह लो कि एकेडमिक्स में लोग मोनोटोनस नहीं होते हैं। मगर अगर आपका रिसर्च में सच में मन लगता है तब की बात कर रहा हूं, वरना पीएचडी में भी लोग मोनोटोनस होके पीएचडी ड्रॉप कर देते हैं। अगर आपका सच में रिसर्च में मन लगता है तो फिर रिसर्च बहुत अच्छी है। मतलब आप हमेशा, आपका लर्निंग कर्व अपसाइड ही रहेगा, मतलब आप हमेशा सीख रहे हो कुछ ना कुछ। कंपनी में थोड़ा सा है कि आप स्पेसिफिक टूल सीख लिया आपने, अब उसी से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, और या फिर जो भी कोड लिख रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। यही रहता है। इसमें थोड़ा सा इशू है ऑफ कोर्स, अब जब आपकी प्रोजेक्ट चेंज होती है तो आपका टेक्नोलॉजी भी चेंज होता है, तो आप कुछ चीजें नहीं सीखते हो, बट ये चीज एक है। लेकिन अगर आपको स्टिल मोटिवेट रहना है रिसर्च में, फाइनेंशियल इश्यूज को देखते हुए भी, या फिर आपका लैक ऑफ या फिर आपका खुद का मोटिवेशन डाउन हो रहा है, मैं तो आपको यही कहूंगा कि भाई सुबह उठो, सोचो मत, बस जाना है ऑफिस, काम करना है, वापस आना है, फिर अगले दिन वही करना है, रिपीट करना है। एक और ट्रिक है जो मुझे लगता है कि आप स्पेशली, एक चीज है जो कि लोगों को रियल में बोर कर देती है, वो है पेपर्स पढ़ना। पेपर्स पढ़ना आसान नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पेपर्स किस ऑथर ने लिखा है, किस कंट्री का ऑथर है, किस टॉपिक का पेपर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये जो कि कलेक्ट करना हार्ड होता है एक्चुअली। कभी कभी क्या होता है कि ऑथर्स बहुत अच्छा पेपर लिखते हैं और वो पेपर को बहुत आसान होता है फॉलो करना, लेकिन पेपर रीड करना हार्ड होता है।
पेपर राइट करना मुझे लगता है कि आज के ज़माने में थोड़ा-सा ईज़ी है, लोग पेपर लिख लेते हैं, लेकिन रीड करना, उसको एनालाइज़ करना इतना आसान नहीं है। तो कैसे पेपर रीड करने की चीज़ों को आसान बनाएँ? मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं कोई अगर पेपर रीड कर रहा हूँ या फिर लिस्ट लिस्ट ऑफ पेपर्स रीड कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा एक स्प्रेडशीट बना के रखता हूँ। रिसेंटली मैं एक स्प्रेडशीट बनाऊँगा, उसमें ढे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में मैं ऑथर कौन है, कहाँ का पेपर है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है, क्या डेटा यूज़ किया है, क्या फाइंडिंग्स है, इस टाइप का मैं स्प्रेडशीट बनाता हूँ और उसको मैं स्टोर करके रखता हूँ। और मैं अपने स्टूडेंटों को भी यही कहता हूँ कि तुम भी यही करो। अगर मैं उन्हें बोला हूँ कि ये 5 पेपर तुम्हें पढ़ना है, तो मैं जब भी मीटिंग उनके साथ होगी तो मैं बोलूँगा कि ये स्प्रेडशीट खोल के बताओ मुझे कि हुआ क्या एक्चुअली पेपर में, उन 5 पेपर में था क्या? और ये पता है आपके लिए भी बहुत आसान होगा। आपके सामने आपकी टेबल पे वो 5 पेपरों का समरी हो जाएगा। आप इज़िली कंपेयर कर सकते हो, इज़िली समझ सकते हो कि क्या था उन 5 पेपरों में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा टेक्नीक है। बहुत सारे लोग बहुत तरीके अपनाते हैं कि एनालाइज़ करने के, लेकिन ये एक सिंपल स्ट्रेट तरीका है जो मैं फॉलो करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि तुम भी फॉलो कर सकते हो। हाँ, जब आप पेपर लिख रहे हो तो पेपर लिखने में भी कभी-कभी बोरिंग हो जाता है, क्योंकि पेपर अगर आप जर्नल में सबमिट कर रहे हो तो डिपेंड करता है फॉर्मेट का, लेकिन यूजुअली अच्छा पेपर ड्राफ्ट करने में लोगों को 10 से 15 दिन लगते हैं और आप बहुत अच्छे राइटर हो तो कम से कम 10 दिन तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। मैं पर्सनली बहुत अच्छा राइटर नहीं हूँ पेपर का, लेकिन मुझे मुझे टाइम लगता है। मैं 20 दिन 25 दिन तक पेपर लिखता हूँ, लिखता था भी। अभी तो थोड़ा फास्ट हो गया है, लेकिन पहले मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मुझे 25 दिन लगते थे एक पेपर को ड्राफ्ट करने में। तो पेपर लिखना भी बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्कैटर रहती है। एक सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करना, स्पेशली अगर आप कोई सेक्शन लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेटेड वर्क लिख रहे हो, अगर आपने रिलेटेड वर्क लिखा, आपको रिलेटेड वर्क लिखने के लिए बहुत सारे पेपर्स को कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। मान लो अगर आप मोटिवेशन लिख रहे हो, अगेन आपको बहुत सारे पेपर को साइट करना पड़ेगा, मोटिवेशन पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। तो इट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, रिजल्ट को रिपोर्ट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट आया है, वो आपको रिपोर्ट करना है और उसके फाइंडिंग्स बतानी है या फिर उस रिजल्ट से क्या कंक्लूड हो रहा है वो बताना है। वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लेकिन मोटिवेशन लिखना, रिलेटेड वर्क लिखना और दूसरों ने क्या किया उसको कंपेयर, अपने रिजल्ट को दूसरों के काम से कंपेयर करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो इन सब कामों में मैं भी फिर से वही क्लासिकल वे, मैं एक स्प्रेडशीट बना के रखता था लोगों के काम के लिए, मतलब एग्जिस्टिंग वर्क का, क्या टेक्निक यूज की, कितना रिजल्ट है, क्या बेंचमार्क रिजल्ट आया, क्या बेंचमार्क डेटा यूज किया। स्प्रेडशीट बना के रखता था ताकि मैं उसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ अपने पेपर में। और मुझे लगता है ये तरीका आज भी लोग अप्लाई करते हैं। मेरे कुछ कलीग्स हैं यहाँ पे नीदरलैंड में, दे स्टिल फॉलो दिस मेथड विच इज वेरी पॉपुलर। मुझे नहीं पता आप किस टाइप के मेथड फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप मुझे ये जरूर बताना कि आप क्या मेथड फॉलो करते हो अगर आप रिसर्च फील्ड में हो तो। लेकिन ये तरीका है कि आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन देगा रिसर्च में बने रहने के लिए। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है कि बोरिंग तब होता है जब आप सबसे ज्यादा ये उम्मीद करते हो कि आप बहुत अच्छा पेपर लिखे हो और आपने बहुत अच्छी जगह पेपर भेजा, बट अनफॉर्चुनेटली वो पेपर रिजेक्ट हो गया और रिव्यूअर्स बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे आपके पेपर से। और साथ ही साथ जब एक पेपर रिजेक्ट होता है तो आपको फिर मीटिंग करनी होती है सुपरवाइजर से, उनको बताना होता है कि क्यों पेपर रिजेक्ट हुआ, उनको कन्विंस करना होता है कि मैंने तो ये काम किया था, शायद उन्हें पसंद नहीं आया। तो ये सभी ट्रिकी चीजें होती हैं और वो बहुत हार्ड होता है मेरे लिए पर्सनली। जब मैं पीएचडी कर रहा था, मेरा पेपर रिजेक्ट होके आता था, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं अपने सुपरवाइजर को कैसे बताऊं कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों नहीं पसंद आया। तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट था। आज के ज़माने में ऑफ कोर्स आज भी बहुत ज़्यादा पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ये स्टिल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं इसका एक सॉल्यूशन जो मैंने पर्सनली इवॉल्व, मतलब ऑफ कोर्स ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, बट मैंने लोगों से भी सीखा ये तरीका कि जब आपका कोई पेपर रिजेक्ट होके आ रहा है तो आप ज़्यादा डिमोटिवेट मत हो और बहुत एम्बिशियस भी मत हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पेपर कोई बहुत अच्छे जर्नल में भेजा था जिसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज्यादा था, मान लो 10, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर, और आपका पेपर वहां से रिजेक्ट होके आया, आपको बहुत अच्छा फीडबैक भी नहीं मिला, मतलब लोगों ने बहुत डिटेल्ड में आपके पेपर को नहीं पढ़ा, कुछ कमेंट्स दिए जो कि आपको लगता है ठीक है, लेकिन बहुत एक्सटेंसिव फीडबैक नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अब आपको उससे लोअर जर्नल में पेपर भेजना चाहिए, क्योंकि मैं शायद उस मामले में पैसिमिस्ट था। मैं उसके बाद उसको लोअर जर्नल में भेजता था कि मुझे अब और रिस्क नहीं लेना है। पीएचडी 5 साल की है,
हाँ, अगर आप बाद में प्रोफेसर हो, आपके पेपर रिजेक्ट होके आ रहे हैं, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आप फर्दर अच्छे जर्नल में पेपर भेज सकते हो, उनके रिव्यूज़ को एड्रेस करके। लेकिन जब आप पीएचडी में रह रहे हो, पेपर रिजेक्ट होके आ रहे हैं ना, फिर थोड़ा-सा इंसान डाउन होने लगता है, तब थोड़ा-सा इंसान टूटने लगता है, कि यार मेहनत तो बहुत की है, लेकिन रिजेक्ट हो रहा है। तब थोड़ा-सा ना वहाँ पे आप स्मार्टली पेपर को ना छोटे मॉडरेट वेन्यू में भेजो, कि क्वालिटी अपनी पेपर की ऑफ कोर्स इम्प्रूव करो, जो उन्होंने कमेंट्स दिए हैं उसके बाद उसको उसको मॉडरेट जर्नल में भेजो। बहुत एम्बिशियस जर्नल में भेजने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप भेज सकते हो, लेकिन आप फिर से अगर रिजेक्ट हुआ तो वो रिस्की हो जाएगा। तो आप मॉडरेट जर्नल में भेजो, जिसके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। कुछ लोग बहुत पैसिमिस्ट हो जाते हैं, बहुत लोअर जर्नल में भेज देते हैं या लोअर वेन्यू में भेज देते हैं, और बाद में वो पछताते हैं कि यार मेरे को ना ये पेपर अच्छे ही वेन्यू में भेजना चाहिए था, मैं फालतू का लोअर जर्नल में भेज दिया। ये पेपर अच्छा वेन्यू डिजर्व करता था। भूल जाओ उसको। एक बार पेपर भेज दिया, एक्सेप्ट हो गया, भूल जाओ। क्योंकि पेपर का वेन्यू, पेपर कहाँ पब्लिश होगा ये कोई नहीं बता सकता। बहुत अच्छे 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 वेन्यूज में बहुत अच्छे काम पब्लिश नहीं हुए हैं। कभी कभी बहुत नॉर्मल से वेन्यू में बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स मैंने पढ़े हैं। lack of motivation is still there in every field, or maintaining your motivation in research is really very hard. इवन मैं आज भी मुझे कभी कभी लगता है कि कैसे अपने रिसर्च को कंटिन्यू करूं, क्योंकि चीजें इतनी जल्दी एब्सोल्यूट हो जाती हैं, आउट ऑफ डेट हो जाती हैं, कि मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है। नाउ एडेज अगर आप कोई पेपर लिखते हो, अगर आप उसको कहीं भेजते हो, 6 महीने के बाद वो पेपर रिजेक्ट होके आता है, आप ट्रस्ट करो, वो पेपर आउट ऑफ डेट हो चुका है, वो पेपर आउटडेटेड हो चुका है। वो लोग इतनी जल्दी रिसर्च कर रहे हैं जेन एआई और एजेंटिक एआई का यूज करके, कि चीजों को एब्सोल्यूट होने में, आउटडेटेड होने में टाइम नहीं लग रहा है। पहले ये था कि आपका एक काम 1 साल 2 साल तक आउटडेटेड नहीं होता था, लेकिन अब ये 6 महीने हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये 6 महीने की जगह 3 महीने हो जाएगा। अगर आपने एक बार पेपर भेजा तो भेजा, उसके बाद अगर वो रिजेक्ट होके आया तो फिर आपका कोई चांस नहीं है कहीं भेजने का। ये थोड़ा सा एक थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है आज के ज़माने में, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मेरे बहुत सारे कलीग हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोलैबोरेटर्स हैं, सब लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और ये सिर्फ रिसर्च में नहीं है, ये सारी टेक्नोलॉजीज में, ये इवन इंडस्ट्री में भी है। इंडस्ट्री में भी अगर कोई पेटेंट पेटेंट के लिए भी बहुत कंपटीशन है। फटाफट फटाफट फ्री पेटेंट या फिर पेड पेटेंट्स हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि जब आप रिसर्च कर रहे हो, उस टाइम पे भी आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को बहुत अच्छे वेन्यूज में पेपर चाहिए, मतलब आपका एम है कि मेरे को 3 से 4 पेपर चाहिए, लेकिन टॉप वेन्यू में चाहिए, तब क्या करें? तब उस टाइम पे ना आपको सिर्फ सुपरवाइजर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सच में आप वो पेपर ला सको। देखो, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी, ये सबको पता है। अगर आप 4 पेपर लाना चाह रहे हो और 4 पेपर टॉप वेन्यू में होंगे, तो आपको नॉवेल्टी पे ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि नॉवेल्टी ही ऐसी चीज है जो कि टॉप वेन्यू में पब्लिश होती है। बहुत एम्पेरिकल स्टडीज, बहुत सारे डेटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करना, ये बहुत नॉवेल नहीं होता है। नॉवेल्टी मतलब आप कुछ नए प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हो, आप कोई नया प्रॉब्लम ही आपने बता दिया, या कोई बहुत पुरानी प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन दे दिया, जो कि बाकी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन को बीट कर रहा है हर तरीके से। तो बहुत नॉवेल, एक्सट्रीम नॉवेल काम ही क्वालिटी होगा। बहुत एक्सट्रीम नॉवेल काम ही बहुत अच्छे वेन्यू में पब्लिश होगा, मतलब क्वालिटी काम होगा। तो उस काम को करने के लिए आपको बहुत रीसेंट पेपर्स पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे जर्नल के चाहे कॉन्फ्रेंस के। क्योंकि अगर आप रीसेंट पेपर नहीं पढ़ रहे हो और आप टॉप वेन्यू को एम कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल है फिर। तो रीसेंट पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। रीसेंट पेपर पढ़ना अपने आप में एक अलग टास्क है, क्योंकि उनको भी समझने के लिए ऑफ कोर्स आपको उसके पुराने पेपर्स को फॉलोअप करना पड़ेगा, उसके बाद उन पेपर्स को समझना पड़ेगा। सो ये चीज एक साइक्लिक प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन कम हो जाता है जब वो रिसर्च में आते हैं, चाहे पीएचडी हो, चाहे पोस्ट डॉक हो, चाहे कोई भी रिसर्च पोजीशन हो, और बहुत मुश्किल होता है अपने आप को मोटिवेट करके रखना रिसर्च में। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अगर आप रिसर्च में हो और अपने आप को अपनी तरह अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, चाहे जो भी रूल बुक फॉलो करके आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। जैसे मैं क्या करता था, मैं तो जिम जाता था। मैं शाम का टाइम मेरे को 1.5 घंटे 2 घंटे जिम जाने हैं, और सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन मैं डंबल्स पे, प्लेट्स पे उतारता था। आप भी इस टाइप का कोई ट्रिक अपना सकते हो। कुछ लोग प्ले स्टेशन खेलते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग मूवीज देखते हैं, कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, मतलब लोगों का अपना काम है।
तो अगर आप अपने रिसर्च के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा हॉबी रखे हो जिसको 1 घंटा, 1.5 घंटा आप दे सको, आप सच में विश्वास करो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। वो आपके मेंटल स्ट्रेस को कूल डाउन करेगा। ये बहुत हेल्पफुल है। मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से बात किया, मैं अपने कलीग से, दोस्तों से, सीनियर से, जूनियर से, सबसे बात किया। ये बहुत हेल्पफुल होता है। कुछ लोग यूट्यूब चैनल बनाने लगते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग मतलब ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन, रोज की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पीएचडी का फ्रस्ट्रेशन 1 दिन का नहीं है, वो रोज का फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन को बर्स्ट करना ज़रूरी है। तो ये स्ट्रेस बस्टर है आपके लिए। कुछ लोग फ़ोन पे बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने पार्टनर के साथ, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो कुछ हैबिट आप अपनी लाइफ में ला सकते हो, कोई नई न्यू न्यू हॉबी अगर आप चाहो तो ड्यूरिंग योर रिसर्च आप बना सकते हो, बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और शायद हेल्पफुल भी रहा हो क्योंकि of course it's very hard to maintain the motivation during your research work. Thank you so much once again. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।